नमस्कार। आज हम अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या एकांकी की समीक्षा करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इस एकांकी में कथोपकथन यानी संवाद किस प्रकार के हैं और पात्र एवं चरित्र चित्रण किस प्रकार किया गया है। ये दोनों ही एकांकी नाटक कहानी के महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। इससे पूर्व हमने इस एकांकी के कथा वस्तु के विषय में चर्चा की थी। तो आइए इसका चरित्र चित्रण हम देखते हैं। एकांकी में एकांकीकार अपने कथानक को मूर्त रूप देने के लिए, कथानक को एक आकार देने के लिए अनेक पात्रों की सृष्टि करता है और इन्हीं के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। पात्र ही कथा को गति एवं विकास देते हैं। अतः पात्र योजना के लिए अनिवार्य है कि एकांकीकार ऐसे पात्रों का चयन करे जिसका संबंध सामान्य जनजीवन से हो तथा इनका अपना स्वतंत्र एवं निजी व्यक्तित्व हो। किंतु अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या एक एब्सर्ड यानी विसंगत नाटक है। इस कारण से इसके पात्र और उनका चरित्र चित्रण अन्य एकांकियों से अलग है। इसके यदि हम पात्र परिचय देखें तो मोती, धीरज, राम, सीता और राधा इसके पात्र हैं। इसके साथ ही एक व्यक्ति है जो किसी को दिखाई नहीं देता, वो है अदृश्य आदमी। पात्रों के चरित्र चित्रण में नाटक के अनुसार या एकांकी के अनुसार ये चरित्र चित्रण, ये पात्र कुछ अलग ढंग के हैं, जिनके अपने स्वतंत्र और निजी व्यक्तित्व पर लेखक ने जानबूझकर प्रयासरत विशेष ध्यान नहीं दिया है। इनका चरित्र अपने आप में कोई बहुत अंतर नहीं रखता। ये सब के सब एक जैसे दिखाई देते हैं, एक जैसी ही ऊल जलूल बातें करते हैं। इससे कथानक में एकांकीकार का यहाँ जो तात्पर्य वो है ये है कि वह यह दिखाना चाहता है कि वर्तमान समय और समाज में सभी लोग जो है वो ऊब, पीड़ा, संत्रास, अकेलेपन की त्रासदी से पीड़ित हैं। एक उन्होंने मुखौटा सा ओढ़ लिया है, वो सहज सरल स्वभाव के नहीं रह गए हैं। उनके चेहरे पर एक नकाब सा दिखाई देता है। वही नकाब हमें इन सभी पात्रों के चरित्र में दिखाई देता है। ऊपर से ये सामान्य से दिखाई देने वाले पात्र अंदर से कहीं ना कहीं खोखले और कहीं ना कहीं अपने आप को छुपाए हुए हैं। अदृश्य व्यक्ति जो इस एकांकी में है वह वास्तव में इन सभी पात्रों की आत्मा है, जो इन्हें झूठ बोलने पर या अपने ही आप को धोखा देने पर या अपने सामने वाले को धोखा देने पर वो इन्हें तमाचा मारता है। और अंत में तमाचा मारते मारते वो है मैं कहने वाले व्यक्ति को भी तमाचा मार देता है। मैं यानी स्वयं का व्यक्तित्व यहाँ किसी का भी नहीं है, इसीलिए उन्हें चांटे पड़ते हैं। और अदृश्य व्यक्ति अंत में रेलिंग के पास खड़ा हो जाता है और पीछे से आवाज़ आती है, यह देश हमारा है। फिर आती है, यह आकाशवाणी है। रात की 10 बज रहे हैं। अंत में मौसम का हाल सुनिए। कल सुबह होने की आशा की जाती है कि उत्तर पूर्वी सीमा पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और गरज के साथ कहेंगे कि सारे देश का सवाल आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं ये तर्क संगत बातें इशारा करती हैं कि आज का जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं अवसाद, अकेलेपन से पीड़ित है और सामान्य नहीं रह गया है। उसके व्यवहार में एक असामान्य अब हो गया है और यही उसके मुखौटे का कारण है। तो इस
प्रकार हम देखते हैं कि लेखक का जो चरित्र चित्रण है वो एब्सर्ड नाटक के पूर्णतया अनुकूल है, विसंगत नाटक के पूर्णतया अनुकूल जान पड़ता है। इसके बाद हम कथोपकथन और संवाद पे चर्चा करते हैं। यह एकांकी का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। एकांकीकार इसी के माध्यम से अपने चरित्रों का विकास और कथा वस्तु का प्रसार करता है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर है कि वह संक्षिप्त और सरल कथोपकथनों का प्रयोग करे। बिना कथोपकथनों के नाटकों और एकांकियों की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि यह पूर्णतया संवाद और कथोपकथन पर ही निर्भर होते हैं। रोचकता और स्वाभाविकता भी एकांकी को सफल बनाने में बहुत सहायक होते हैं, जिनमें रोचकता और स्वाभाविकता होती है। इस प्रकार के संवाद एकांकी को सफल बनाते हैं। कथोपकथन के अनुरूप और प्रसंग के अनुकूल होने चाहिए। जो भी प्रसंग एकांकीकार उठाता है उसी के अनुरूप संवाद होने चाहिए। इसके अलावा संवाद यदि इधर उधर के होंगे, अपने विषय से भटके हुए होंगे, तो वो कहीं ना कहीं एकांकी की जो प्रभावशीलता है उसको प्रभावित करते हैं। इसके माध्यम से ही पात्रों के अंतः संघर्ष और बाह्य संघर्ष की अभिव्यक्ति होती है। तो इस संदर्भ में यदि हम विपिन अग्रवाल के जो नाटक हैं इसके संवाद देखें तो इसके संवाद छोटे छोटे सरल संक्षिप्त संवाद हैं, जो एकांकी और नाटक के लिए महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माने जाते हैं। लंबे लंबे संवाद उबाऊ होते हैं और पाठकों को अधिक समय तक बांधे नहीं रख सकते। लेकिन इसमें अन्य एकांकियों की तरह संवादों में परस्पर तालमेल नहीं है, क्योंकि यह विसंगत नाटक है और वर्तमान समय की जो भी जटिल मानसिकता व्यक्तियों में आ गई है उसकी अभिव्यक्ति करने वाला है। इसलिए इसके जो संवाद हैं वो अर्थहीनता, अस्तित्व संकट, रिक्तता और अकेलेपन की अभिव्यक्ति करते हैं। और नाटक छोटे छोटे असंबद्ध ऊल जलूल वाक्यों और स्थितियों के जटिल संयोजन को प्रस्तुत करने वाले हैं। इस एकांकी में नायकत्व की धारणा नहीं है, यानी कोई भी नायक नहीं है। सभी एक समान महत्व रखते हैं, सभी पात्र एक जैसे लगते हैं, कोई भी प्रमुख रूप से उभर कर नहीं आया है, क्योंकि यहाँ लेखक का उद्देश्य किसी घटना का वर्णन करना नहीं है, किसी को नायक के रूप में प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि वर्तमान जीवन की जो अर्थहीनता, अस्तित्व संकट है उसको अभिव्यक्त करना है। यह सारी जटिलता स्वतंत्रोत्तर समाज में देखने को मिली। इस प्रकार से ये नाटक, ये एकांकी भी जो है वो स्वतंत्रता के बाद के जो भारत हैं उसकी विशेषता है कि व्यक्ति अकेला होते, भीड़ में होते हुए भी स्वयं को अकेला महसूस करता है। इसमें चूंकि एब्सर्ड नाटक है इसलिए निरर्थक संवादों का प्रयोग हुआ है जिसका कोई अर्थ नहीं है। बार बार इसके जो पात्र हैं वो इधर उधर शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी उनके पास कोई भी मतलब की बात नहीं रह गई है। वो केवल अपना समय व्यतीत करने के लिए बेकार की बातें किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी संवाद छोटे छोटे हैं, सहज सरल हैं और आपस में तालमेल न होने के कारण एक गहन अर्थ रखते हैं, जिसको समझने के लिए पाठकों को, दर्शकों को निश्चित रूप से गहन विचार करने की आवश्यकता होती है। सहज सरल रूप से वो समझ में आने वाले नहीं हैं। तो इस प्रकार इसके संवाद जो हैं बहुत अधिक प्रभावशाली हैं और नाटक की एब्सर्ड शैली के पूर्णतया अनुरूप हैं और नाटकों इस पात्रों के अंतर्मन को, उनके आंतरिक संघर्ष को और वर्तमान त्रासदी को अभिव्यक्त करने में पूर्णतया सफल सिद्ध हुए हैं। इस दृष्टि से यह
एकांकी संवाद की दृष्टि से और चरित्र चित्रण की दृष्टि से एब्सर्ड शैली के नाटकों के अनुरूप है और जो भी लेखक की एकांकीकार का जो उद्देश्य है उसको सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करने में इनको पूर्णतया सफलता मिली है।